खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। ये है खर्चा पानी, साथ में है अंशुमान जी। स्वागत है सिद्धांत। दर्शकों का भी स्वागत है खर्चा पानी के इस विशेष संस्करण में। आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं चर्चा की। दोनों ही खबरें वित्त मंत्रालय से आ रही हैं। दोनों खबरें वित्त मंत्रालय से आ रही हैं और एक बड़ा सुधार है जिसकी घोषणा बजट में की गई। उसके मतलब क्या हैं और ये जो नया प्रयोग है इसका अतीत क्या है और इसमें सामने क्या है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बहस है जिस पर अब विराम लग गया है कि क्योंकि एक हफ्ते पहले भी हमने एक बार खर्चा पानी में इसका डिस्कशन किया था कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आने वाला नहीं है। तो पहली खबर हमारी डीएफआई से जुड़ी हुई है। डीएफआई क्या है, क्या सुधार होने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, क्या सुधार करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, क्या सुधार हो सकते हैं, इन सुधारों से क्या हासिल होगा, पहले इस पे बात करेंगे। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के जीएसटी के दायरे में आने की खबरों पर और उनकी संभावनाओं पर विराम लग गया है, उस पर बातचीत करेंगे। अंशुमान जी, डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आप जैसा बता रहे थे खर्चा पानी शुरुआत होने के पहले कि पहले भी इतिहास में 2 बार प्रयास किए जा चुके हैं। सरकार तीसरी बार डीएफआई को जिलाने के प्रयास कर रही है। फिर से डीएफआई आए, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में सरकार की बढ़त बने, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये बहुत पहले लिया जा सकता था, ये कहे जा रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग है जो सरकार के इस समय चल रहे हैं, अगले कुछ सालों में पूरे होंगे। सरकार का कहना है कि ये डीएफआई को जिलाने का जो प्रयास है वो इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि मार्केट से 3 ट्रिलियन का लेवरेज जो है डीएफआई ले सके और इसका जो सीधा साधा उपयोग होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा। मेरा सवाल सीधा सा है, 2-3 सवाल है, मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। क्या इससे नौकरियां देश में जन्म लेंगी? क्या देर हो चुकी है निर्णय लेने में? क्या इस निर्णय से सुधार दिखेगा या पिछले ही निर्णयों जैसा हो जाएगा ये? और रोड ब्लॉक्स क्या क्या हैं? सिद्धांत, पहली चीज़ तो ये कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कोई इतना बड़ा और नया सुधार नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा नया काम होने जा रहा है। ऐसा नहीं है। ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसका प्रयोग सरकार कर रही है ये 50 के दशक में और 70 के दशक में हो चुका है, जिस पर हम आगे आएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में जिस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या वित्तीय विकास वित्त संस्था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उसे जो भी कहें, इसकी घोषणा की है, उसको करीब फिलहाल अभी 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल बेस दिया जा रहा है, जो 5 साल में करीब 5 लाख करोड़ 3 साल में 5,000 करोड़ का ग्रांट भी दिया जाएगा। हाँ, और 3 साल में पहुंच जाएगा। इनिशियली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बाजार से करीब 3 लाख करोड़ रुपए उठाएगा डिफरेंट बॉन्ड मार्केट के जरिए। पहली चीज़ ये कि ये जो प्रयोग है, इस तरीके के प्रयोग क्या पहले हुए और उन्हें क्यों सफलता नहीं मिली, समझना जरूरी है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों में क्या फ़र्क है और इन्हें क्यों बनाया जाता है। दरअसल बैंकों के पास लॉन्ग टर्म कर्ज देने का बिजनेस मॉडल नहीं होता, क्योंकि उन्हें खास किस्म के रिटर्न देने पड़ते हैं अपने डिपॉजिटर्स को, और इसलिए बैंक जब इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस करते हैं और उनमें बड़ा पैसा फंसता है, हमने भी बैंकों में एनपीए की परिस्थिति देखी है। तो ये माना जाता है कि अगर आपके पास इस विशेष रूप से ऐसी वित्तीय संस्थाएं हों जो केवल प्रोजेक्ट का फाइनेंस करें, वो बैंकरों की तरीके से मुनाफे पर काम ना करें, वो लोगों से डिपॉजिट ना कलेक्ट करें, उन्हें रिजर्व बैंक और बाकी सोर्सेज से और बॉन्ड मार्केट से पैसा मिले जिसके जरिए वो लंबी दूरी का लॉन्ग टर्म फाइनेंस करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, इस मकसद से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। ये प्रयोग 1950 के दशक में शुरू हुआ था, जब भारत में पहली बार सबसे पहला वाला जो डीएफआई बना था वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, जो 1948 में बनाया गया था। उसके बाद फिर 1974 में आईडीबीआई बना, उसके बाद आईसीआईसीआई बना, यूटीआई बने। इस तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और उनका मुख्य रूप से वही मकसद था जो आज इस बजट में या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया या सरकार ने कहा कि इन्हें हम ये सस्ता कर्ज उद्योगों को उपलब्ध कराएंगे। पर हुआ क्या फाइनली?
10-12 साल बाद वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए और उनको बैंक में बदलना पड़ा, और इसीलिए आईसीआईसीआई जो एक्चुअली एक डीएफआई था वो बाद में बैंक में बदल गया, आईडीबीआई जो एक डीएफआई था वो बैंक में बदल गया, यूटीआई एक डीएफआई था और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था वो बैंक में बदल गया। वो कोलैप्स की हालत में हुआ। हाँ, वो क्यों बदल गए उसकी समझना जरूरी है। तो जब डीएफआई का पहला चरण आया था, जो पहला दौर आया था, उस दौर के बाद राज्यों में भी इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए थे जो सस्ते दर पर कर्ज लेकर उद्योगों को देते थे। होता यह था कि उस समय तक ये डीएफआईस को सब्सिडाइज दर पर सरकार आरबीआई के जरिए पैसा उपलब्ध कराती थी, जो आमतौर पर बैंकों की ब्याज दरों से सस्ता होता था। और ये माना जाता था कि अगर बैंक मान लीजिए किसी उद्योग के लिए 8%, 9%, 10% पर पैसा देते हैं, तो वो उससे कम पैसे ब्याज दर पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा देंगे और जिससे उद्योगों में निवेश होगा। और इसलिए आपको हर राज्य में वित्तीय विकास संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं ये दिखाई देंगी। लेकिन जब वो सब्सिडी का स्ट्रक्चर खत्म हुआ, बाजार में इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हुए और फंड की कॉस्ट एक जैसी हो गई, खासतौर पर जिस पर हमने पिछली बार अर्थात में चर्चा की थी कि सरकार की जो बॉन्ड यील्ड है, जो सरकार ब्याज दर देती है, वो बेंचमार्क रेट हो गई, तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो एडवांटेज था कि वो बैंक से सस्ता कर्ज देते थे, वो खत्म हो गया। और फिर इसके बाद इनके बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर गए और अंततः चूंकि इन्हें डूबने नहीं देना था तो इन्हें बैंकों में बदल दिया गया। और इसलिए भारत में बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, इस समय कई बैंक ऐसे हैं जो दरअसल पहले डीएफआई हुआ करते थे, जैसा डीएफआई हम अब एक देखने जा रहे हैं। एक और धारा या एक और शाखा डीएफआई की अलग से है जो अभी चल रहे हैं, पर वो बाद में कहा गया कि उनको सेक्टर स्पेसिफिक बनाया गया। जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो केवल रेलवे के लिए बारोइंग करता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो केवल पावर के लिए बारोइंग करता है। ये दूसरी शाखा है जो केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए पैसा उठाती है और उस सेक्टर को पैसा देती है। अब यहां चुनौती इस डीएफआई के साथ है, जो आपने सवाल पूछा, वो सवाल है कि ये डीएफआई अब उस स्थिति में नहीं है कि इसे सरकार किसी साधन से या आरबीआई किसी साधन से उतनी सस्ती पूंजी उपलब्ध करा सके जितनी जो कि बैंकों से सस्ती हो। तो इस डीएफआई को सबसे पहले अपने पैसे का, फंड का जुगाड़ करना पड़ेगा कि वो फंड कहां से आएगा, और वो फंड से बॉन्ड मार्केट से लेना पड़ेगा। सरकार ये मान रही है और इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी कि नए दौर में एक नए तरीके की वित्तीय संस्था होनी चाहिए जो बॉन्ड मार्केट से जाकर पैसा उठाकर लाए और उद्योगों को दे, वो बॉन्ड जारी करे, उन बॉन्ड में बैंक्स या बाकी लोग निवेश करें। अभी हमारे पास इसकी फिनांसिंग का, फंडिंग का पैटर्न उपलब्ध नहीं है। हमें यह पता नहीं है कि कितने कॉम्पिटिटिव रेट पर, कितने प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर बाजार में पैसा देगा। यह तय है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकों की तरह काम नहीं करेंगे, इनमें डिपॉजिट्स नहीं होंगे, इनमें किसी के खाते नहीं खुलेंगे, ये बॉन्ड जारी करेंगे, उस बॉन्ड से पैसा लेंगे। ये लगभग एक सरकारी एनबीएफसी होगी जिसका प्रयोग हमने एनबीएफसी के तौर पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के तौर पर देखा था प्राइवेट सेक्टर में। तो अब यहां जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो हर्डल है, वो ये कि क्या ये डीएफआई बैंकों से सस्ता कर्ज दे सकेगा? क्या ये डीएफआई ब्याज दरों को इतना कम रख सकेगा कि वो ब्याज दरें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक हो सके? और उसको कम रखने के लिए इसे सस्ता कर्ज देगा कौन बाजार में? अगर बाजार की बॉन्ड यील्ड 6%, 6.5% के आसपास सरकार ब्याज कर्ज लेती है तो ब्याज दरें उससे ऊपर होने वाली हैं। ये इसकी परिस्थिति है। तो पहली चीज तो ये पहली बार नहीं हो रहा। हाँ, ये इस दौर में पिछले 15-16 सालों में नया प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको 5 साल का समय दिया गया है इसका कैपिटल बेस बनाने के लिए, इसके फंडिंग के पैटर्न को डेवलप करने के लिए। पर इस बजट की एक बड़ी घोषणा थी। मतलब जॉब्स वाला सवाल मेरा आप तक अनुत्तरित है। हाँ, और जॉब्स, जब हम फंडिंग देखेंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे कंपनी उद्योगों में, तब हमें समझ सकते हैं कि इसकी फंडिंग से कितने जॉब्स आएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहां पे जॉब्स क्रिएट होते हैं, जो भी उद्योग हैं, उन्हें फंड करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकों की है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो लिमिटेड बचे हुए हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जिनकी हमने जिक्र की थी, रेलवे, और उनके अलावा बैंकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बैंक ही उनको पैसा देते हैं। अब एक ये जो नई विंडो खुलेगी, ये विंडो कितनी अट्रैक्टिव होगी कर्ज लेने वालों के लिए, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि वो कितने उद्योग नया कर्ज लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तो हम कोविड के दौर में देख रहे हैं कि क्रेडिट की ग्रोथ रेट नहीं है। कारपोरेट जिनको कर्ज देने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है, वो डीलेवरेज कर रहे हैं। हमने इस पर भी चर्चा की थी कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारत के कारपोरेट्स ने एक्चुअली कर्ज लेना कम कर दिया है, वो कर्ज खत्म कर रहे हैं। हमने रिलायंस की बड़ी मुहिम देखी, कई सारी कंपनियों ने अपने कर्ज घटाए क्योंकि उनको लगता है कि बारोइंग्स का बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अभी ये देखना कि सीधे रोजगारों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है, ये पता नहीं। पर सुधार के तौर पर ये इसके
इसके किंतु परंतु हैं और ये इसकी वास्तविकता है। मेरे ख्याल से दूरगामी परिणाम के तौर पर सरकार देख रही होगी इसको। हाँ, तो इसीलिए सरकार ने इसे 5 साल का समय दिया है जब इसका कैपिटल बेस 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचाया जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग का टारगेट इसके लिए रखा गया है। पर हमारी जो पुराने अनुभव हैं डीएफआई को लेकर उनकी रोशनी में देखा जाए तो डीएफआई भारत में तभी सक्सेस हो सकता है, जो महत्वपूर्ण जो बॉटम लाइन है वो समझना जरूरी है कि भारत में कोई भी वित्तीय संस्था प्योर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो बैंकिंग का काम ना करे, जो कर्ज ना दे, जो डिपॉजिट्स ना ले, वो तभी सफल हो सकती है जब उसके पास फंडिंग का कंसिस्टेंट सोर्स बना हो और वो फंडिंग इतनी लगातार और सतत तरीके से कांस्टेंट पैसा मिले और वो इतनी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर कर्ज दे सके जिसमें वो बैंकों के कंपटीशन में खड़ी हो सके। एनबीएफसीज क्यों बैंकों के कंपटीशन में खड़ी हो सकी, यहाँ ये समझना जरूरी, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। इसलिए क्योंकि एनबीएफसी उन लोगों को कर्ज देती थी जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते थे, यानी जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल चैलेंजिंग होती थी या ज्यादा जोखिम वाले जो क्षेत्र होते थे। जैसे मोबाइल फोन खरीदना है, बैंक आपको कर्ज नहीं देता था, एनबीएफसी आप जाते थे, एक एनबीएफसी पे फाइनेंस मिल जाता था आपको। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी नहीं होती थी, ट्रक के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ट्रैक्टर के लिए, इन सेक्टर को एनबीएफसी फाइनेंस करती थी और उसी में उनको बहुत नुकसान भी हुआ, एनबीएफसी डूबी भी। तो भारत के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक नया खिलाड़ी है, एक नया प्लेयर है, पर जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर निर्भर करता है कि इसे फंड कहां से मिलेंगे और कब तक मिलेंगे और एक किस ब्याज दर पर पैसा देगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि 5 साल बाद हमें पता चले कि डीएफआई भी एक बैंक में बदल गया, जैसा कि हमने आईसीआईसीआई को या आईडीबीआई को होते देखा था कि बड़े जोशो खरोश से 70s 80s 90s में ये वित्तीय संस्थाएं खड़ी की गई और बाद में फाइनली उनको एक बैंक में बदल के लोगों को डिपॉजिट्स लेने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मैं एक सरलीकरण की एक छूट चाहता हूँ और मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या नेहरू वाला काम करने जा रही है जो नेहरू के समय में हुआ, क्या उस दिशा में आगे बढ़ रही है, या बस वो नेहरू वाला फेल्योर ना फेस करना पड़े जो 50 के दशक में होता है या 60 के 70 के दशक में होता है, बस वो फेल्योर ना फेस करना पड़े। सिद्धांत ऐसा है कि अब बहुत नई सूझ नहीं है, ये प्रयोग हमेशा इसी तरीके के प्रयोग बार बार किए जाते हैं और ट्रायल एंड एरर से सीखे जाते हैं। डीएफआई का वित्तीय संस्थाओं का प्रयोग हम एक बार फिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है सरकार का वो यही है कि साहब तब बॉन्ड मार्केट बहुत अच्छा नहीं था, तब भारत में बॉन्ड जारी करने की उतनी सुविधा नहीं थी, अब बॉन्ड मार्केट में पैसा उपलब्ध है, पर पूंजी बॉन्ड मार्केट अभी भी तना हुआ है। तो लेकिन पैसा कहां से आएगा? आप डीएफआई के लिए भी कोई अलग से पैसा तो प्रिंट नहीं होगा, पैसा तो वही होगा कि पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक ये इस डीएफआई के बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो वो हमारे डिपॉजिट्स का पैसा इनके पास जाएगा। अभी भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो चुनौती है डीएफआई को हल करनी है या बैंकों को हल करनी है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की है। क्रेडिट की भारत में जब तक क्रेडिट की कॉस्ट कम नहीं होगी लोगों के लिए, और फिर दूसरा पहलू ये कि बैंक क्रेडिट की कॉस्ट कम नहीं कर सकते क्योंकि उनको डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट भी देखने हैं। तो इस प्रयोग पर हम निगाह रखनी होगी लेकिन ये उतना चमत्कारिक प्रयोग शायद उतना इनोवेटिव नहीं है, उतना चमत्कारिक प्रयोग शायद ना भी साबित हो क्योंकि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनते, उनका पोर्टफोलियो तैयार होते और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रत्यक्ष रूप से असर आने में समय लगता है। हाँ, और कैपिटल इन्फ्यूजन, एक बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है सरकार, तो संभव है सरकार भी चाहेगी कि इसको कोलैप्स न होने दिया जाए, एक और बैंक न जन्म ले देश में। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई, पेट्रोल से जुड़ी हुई, डीजल से जुड़ी हुई, उनके दामों से जुड़ी हुई। बहुत समय तक ये बात होती रही थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में अगर सरकार ला देती है तो बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आप 2 हफ्ते पहले खर्चा पानी हमने शूट किया था, वो शायद हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला फेज था, तो उसमें मैंने खर्चा पानी शूट किया था, तो कुछ लोग उस समय बंगाल से ही खबर आई थी कि जीएसटी काउंसिल में ये मांग उठाई जाएगी, शायद उठानी जाने वाली थी उस समय, कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्रूड ऑयल को, पेट्रोल को, डीजल को, नेचुरल गैस को। लेकिन अब निर्मला सीतारमण ने यह साफ कहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। पेट्रोल कंपनीज माफ कीजिएगा, स्टेट से कंपनसेशन शेयर ना करने की जिद है इसके पीछे। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जीएसटी काउंसिल में तो ये बात थी कि साहब जीएसटी में हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस केंद्र सरकार हमसे कंपनसेशन शेयर करे क्योंकि फिर हम तो वैट लगा नहीं पाएंगे, और या सरकार एकदम कंट्रोल में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को नहीं लाने वाली है। क्या होने वाला है आगे? सिद्धांत, जिस खर्चा पानी के संस्करण का आपने जिक्र किया उसमें हमने इस बात का संकेत भी दिया था और चर्चा भी की थी कि सिर्फ यही वजह नहीं है
कि राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल के राजस्व में हिस्सेदारी नहीं दी जानी है, बल्कि इसके पीछे कुछ टेक्निकल और तकनीकी जीएसटी के ढांचे से जुड़े हुए विषय हैं, जिनके कारण जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल, एटीएफ और नैप्था और बाकी चीज़ों को नहीं लाया जाएगा। हालांकि बहुत दबाव था, बहुत मांग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। वित्त मंत्री ने वस्तुतः कल अपने जवाब में वही बात कही है कि आखिर इसे क्यों नहीं लाया जाएगा। नहीं लाया जाएगा इसकी जो वजह सरकार ने स्पष्ट की है, उसके बाद मुझे लगता है कि अब ये पूरी उम्मीद और ये पूरी चर्चा और ये संभावना कि पेट्रोल डीजल के दायरे में जीएसटी आएगा और कीमतें कम हो जाएंगी, खत्म हो जाती। कारण एक, पहले तो व्यवहारिक रूप से वित्त मंत्री ने यह कहा कि जीएसटी काउंसिल को उसका फैसला लेना, और जीएसटी काउंसिल ने आज तक ना तो इस पर बात की है, ना वहां कोई प्रस्ताव है। यानी कि ये सब बाहर राज्य सरकारों ने भी नहीं कहा। हाँ, कोई प्रस्ताव नहीं, ना राज्य सरकारों ने रखा है, ना जीएसटी काउंसिल ने रखा। यानी ये सब जो एक पैरेलल नैरेटिव वाली बहसें होती हैं, उनमें चल रहा था। सरकार के भीतर कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं थी बनाए रखने की, जिसमें उन्होंने पिछली बार भी कहा था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात वित्त मंत्री ने बड़ी बेबाकी के साथ कैंडिड ढंग से स्वीकार की अपने जवाब में, कि अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो जीएसटी का पूरा ढांचा बिगड़ जाएगा। उसकी वजह जो मैंने पिछली बार कहा था कि जीएसटी के दायरे में जितने भी टैक्स हैं उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। यानी आपकी लागत में जो टैक्स शामिल होता है आपके कच्चे माल पर या आपकी सेवा पर, उसे आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सामने देते हैं कंज्यूमर को, उसमें जो टैक्स लगता है उससे घटा लेते हैं। पेट्रोल डीजल को अगर उसमें शामिल किया जाता है तो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स अगर लोग क्रेडिट करने लगेंगे, कंपनियां, तो सरकार के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतना टैक्स है। तो जो बात मैंने पहले कही थी, और बात मैं पहले भी अपने यहाँ चर्चा में, लंटाप की चर्चा में कह चुका हूं, कि जब भी लोग ये मांग करते हैं कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो ये इसकी वास्तविकता या इसका जो बुनियादी आधार है वो नहीं समझते। जीएसटी के दायरे में वही चीजें लाई जा सकती हैं जिन पर सरकार टैक्स क्रेडिट दे सके। मैं एक कंपनी हूं, मेरा साल भर में पेट्रोल का खर्च 50 लाख रुपए है। उस 50 लाख रुपए के ऊपर अगर मैं 29%, 35%, 40% टैक्स देता हूं तो मेरी लागत का हिस्सा है, और कल मैं जो साल भर में टैक्स सरकार को वापस करूंगा उससे से तो मैं 40% टैक्स काट लूंगा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर। और ऐसी परिस्थिति में राज्यों को तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू नहीं बचेगा। केंद्र सरकार तो 32 रुपए ले रही है पेट्रोल के ऊपर टैक्स ड्यूटी। तो वो बात वित्त मंत्री ने कल बहुत स्पष्ट रूप से कह दी, और उन्होंने ये कहा कि इससे कंपनियां ज्यादातर टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगी और इससे जीएसटी का ढांचा बिगड़ जाएगा। आगे जब कभी संभावना बनेगी किसी भी परिस्थिति में, तब ये सोचा जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो स्थिति है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुझे नहीं लगता कि जल्दी अगले 2-3 सालों में भी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जा सकता है विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की बात होगी तो फिर तो ना केंद्र के हाथ कुछ लगेगा ना राज्य के हाथ लगेगा। तो ये तो वो मुर्गी है जिसको लोग लगातार हलाल किया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू केंद्र और राज्य सरकारों को मिल रहा है। अगर इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में ला दिया गया तो कंपनियां तो अपनी सारी लागत, फ्यूल बहुत बड़ी कॉस्ट है, हर कॉर्पोरेट की फ्यूल बड़ी कॉस्ट है, हर कंपनी हर सर्विसेज की बड़ी कॉस्ट है। तो इसलिए जीएसटी के दायरे में इसे या बिजली या ऐसी एनर्जी से जुड़ी हुई सारी चीजें तब तक नहीं आ सकती जब तक कि सरकार के राजस्व का, रेवेन्यूज की स्थिति बेहतर ना हो जाए। और इससे यह भी संभावना एक तरह से समाप्त हो गई है कि तात्कालिक तौर पर सरकार कोई सीधी कटौती टैक्स में करेगी, वैसे इसी स्तर पर रहने देना चाहती है। अब हम देखेंगे कि चुनाव का जब दौर खत्म होगा, मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में हमें समझ में आएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, या फिर तेल कंपनियां इसका नुकसान उठाती हैं। पर आज की स्थिति में वित्त मंत्री के कह देने के बाद ये बहस पूरी तरह शांत हो गई है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाया जाएगा। तो ये था हमारा बड़ी खबर का सेक्शन समझ लीजिए, जिसमें हम 2 बड़ी खबरें डिस्कस कर रहे थे। एक तो छोटा सा अपडेट आपके लिए है कि प्राइवेटाइजेशन वाली लिस्ट आ गई है। परसों का जो खर्चा पानी था जिसमें अंशुमान जी और दर्पण ने इस पर बातचीत की थी, अब तो साफ मिनिस्ट्रीज ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की है, साहब ये चीजें अब प्राइवेटाइज होंगी। मिनिस्ट्रीज ने और नीति आयोग और दीपम ने मिलकर लक्ष्य तय कर दिए हैं हर मंत्रालय के लिए। रेलवे का लक्ष्य अलग है, जिस पर हमने पिछले खर्चा पानी में चर्चा भी की थी, जिसका आपने संदर्भ दिया। रेलवे का लक्ष्य अलग है, पेट्रोलियम का लक्ष्य, सारी मिनिस्ट्री को टारगेट से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 40,000 करोड़। ये एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। यहाँ कंपनियां नहीं बिक रही हैं, यहाँ सरकारी कंपनियों की एसेट बिक रही है।
नहीं, जैसे रेलवे के 25 रेलवे स्टेशन और कुछ या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 एयरपोर्ट, 6 एयरपोर्ट या हाईवे के कुछ टुकड़े जिन पर हमने पिछले साल चर्चा की थी, जब हमने बिहार चुनाव में मैं था, मैं उस समय हमने चर्चा की थी कि भारत में सबसे बड़ी सेल अगले साल शुरू हो जाएगी, जिस पर हमने चर्चा की थी। उसका थंबनेल मुझे याद आ रहा है, मंदी से निपटने का सबसे बवाली तरीका। हाँ, तो ये और हमने वो सबसे बड़ी सेल थी, तो वो महासेल हमने पिछले साल, और वही महासेल, वही सारे नाम, वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी, वो सारी चीजें अब फाइनली कॉन्क्रीट शेप में मंत्रालयों के पास आ गई। तो इस साल मंत्रालय प्रोजेक्ट चलाने के बजाय ज्यादा कोशिश इस बात करेंगे कि बिके क्या क्या, क्योंकि वो इतनी सूची 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का टारगेट मंत्रालयों को अपनी एसेट बेचने के लिए दिया गया। और इसलिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एसेट्स बिकेंगी कैसे, इनका वैल्यूएशन कैसे होगा, इनके ग्राहक कौन होंगे। रेलवे लाइनें कौन खरीद रहा है, रेलवे स्टेशन कौन खरीदेगा भारत में सरकारी इमारतों को कौन खरीदने वाला है, एयरपोर्ट्स पे इतना ट्रैफिक आएगा कि अगले 1-1.5 साल में कि एयरपोर्ट्स को खरीदेगा। तो इस पूरे साल टारगेट को मीट करना बड़ा चैलेंज होने वाला है। इस पूरे साल ये चर्चा में रहेगा और हमें देखेंगे कि कौन सी कंपनियां, इनकी बिडिंग कैसे की जाती है। और हमें यह भी समझना होगा कि एसेट मोनेटाइजेशन एक अलग चैनल है, डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग चैनल है, और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन एक अलग चैनल है। ये तीनों चैनल पैरेलल चलते रहेंगे। तो जो लोग इसे करीब से देख रहे हैं वो इसको लेकर भ्रम में कंफ्यूज ना हो। सरकारी संपत्तियां बिकना एक दूसरी चीज है, सरकारी कंपनियां बिकना एक तीसरी चीज है, और बैंकों में प्राइवेट सेक्टर का आना एक अलग चीज, और ये तीनों चीजें इस साल होने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज राशिद नहीं है सवाल पूछने के लिए, आज सचिन है, उनके साथ में जेरी और मिथिलेश हैं। सचिन ने नया सीखा है सब काम, तो उनका भी स्वागत कीजिए। साथ में अंशुमान जी हैं, और आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।